चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का अगर आप नाम पढ़ो तो चैप्टर नंबर 8 का नाम तमाम लोगों को शायद पता भी हो। चैप्टर नंबर 8 का नाम है मेरे पास वेव, साउंड एंड मोशन। सिंपल सा चैप्टर है जो आप लोगों के सामने मैंने नाम लिखा। तमाम लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा कि मोशन जो आप इसमें पढ़ोगे वो है मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब चैप्टर में कुछ डेफिनेशन, मुझे बेसिक की डेफिनेशन आप लोगों को सिखानी है, तो वो डेफिनेशन देख लीजिए। अच्छा, उतारने की कुछ ज़रूरत नहीं, मैंने सारी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई अपनी स्लाइड्स के अंदर, तो आप लोग से मेरी बातों को सुनते रहना और डेफिनेशंस को देखते रहना ताकि आप लोगों को बातें क्लियर होती रहें, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और आप इफेक्टिवली आराम से तैयारी कर सकोगे। तो अब पहली जो डेफिनेशन है मेरे पास, डेफिनेशन मैं स्टार्ट करूँगा। आप देखो, आप तमाम लोगों के पास एक बॉडी नज़र आ रही है। आपकी ये जो बॉडी है, ये आपकी बॉडी क्या कर रही है, ज़रा इस एनिमेशन को देखना तमाम लोग। आप देखोगे अपनी स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा ये बॉडी आपको वाइब्रेट करती हुई नज़र आ रही है। वाइब्रेट करने का मतलब क्या है, ये आपकी जो बॉडी आप देख रहे थे, बॉडी आपकी लेफ़्ट साइड पे जा रही थी, आपकी ये बॉडी आ रही थी राइट साइड पे, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड इस तरीके से क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। अब मुझे कुछ बातों का जवाब देते रहना ज़रा। जवाब क्या, मैं आपसे पूछूंगा क्या ये अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रही है या नहीं कर रही। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, सर ये जो आप डायग्राम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या इसमें बॉडी बार बार अपनी मोशन को रिपीट कर रही है या नहीं कर रही, तो आप बोलेंगे सर ये बार बार रिपीट तो कर रही है। आपसे ये सवाल पूछा था कि सर ये मोशन क्या अपने आप को बार बार रिपीट कर रही नहीं कर रही, तो आप बोलेंगे सर मोशन तो अपने आप को रिपीट कर रही है। तो आप ज़रा याद रखना, आज के बाद से वो बॉडी जो अपनी मोशन को बार बार रिपीट करे, आज के बाद से वो मोशन जो अपने आप को बार बार क्या करे, रिपीट करे, उस मोशन को आप बोलोगे कौन सी मोशन, पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब यहाँ पे कि सर वो मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करे, उस मोशन को आप बोलोगे पीरियोडिक मोशन। मैंने सिंपल बेसिक सी डेफिनेशन बताई। आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर आती रहे। ओके, मैं आपसे बात कर रहा था सर पीरियोडिक मोशन की। तो पीरियोडिक मोशन क्या है, तो अगर मैं आपसे पूछूं पीरियोडिक मोशन, तो सिंपल सी डेफिनेशन, वो मोशन जो अपने आपको बार बार रिपीट करे, उस मोशन को आप बोलोगे पीरियोडिक मोशन। आप डेफिनेशन अगर आप देखोगे, डेफिनेशन आपके सामने लिखी, सच अ मोशन विच रिपीट्स इट्स सेल्फ, यानी वो मोशन जो अपने आपको बार बार रिपीट करे, उस मोशन को आप बोलोगे कौन सी मोशन, पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन की एग्जाम्पल कौन कौन सी है, तो एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूँ, एग्जाम्पल मैं आपसे लूँ, क्या सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है या नहीं है, सर्कुलर मोशन। जवाब दो आप लोग मुझे, कोई जवाब अगर मुझे आप लोग दें मैसेज करके मुझे बताइए, क्या सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है या नहीं है। तो आप बोलेंगे सर सर्कुलर मोशन, हमारी जो बॉडी होती है वो मूव कर रही होती है सर्कुलर पाथ में और बार बार अपने आप को रिपीट करती है। भाई यही है ना, आपकी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, बार बार ही अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करेगी। इसका मतलब पीरियोडिक मोशन की जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सर, पीरियोडिक मोशन की जो एग्जाम्पल बनेगी उस एग्जाम्पल में कौन आ सकता है, उस एग्जाम्पल में आ सकता है मेरे पास सर्कुलर मोशन। अगर आपने जवाब लगाया सर्कुलर मोशन तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक और मोशन होती है जो कहलाती है कौन सी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या, वाइब्रेटरी मोशन में भी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे अभी आप देख रहे हो स्प्रिंग मास सिस्टम जो आपको नज़र आ रहा है, स्प्रिंग मास सिस्टम आप देख रहे हो ना, आपके सामने ये नज़र आ रहा है, स्प्रिंग लगा हुआ है, एक मास अटैच हुआ हुआ है और ये वाइब्रेट कर रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल किसकी है, पीरियोडिक मोशन की। तो अच्छा, अब देखो पीरियोडिक मोशन की मैं आपसे बात कर रहा था ना, पीरियोडिक मोशन की बात को मैं मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ, ज़रा देखिएगा। मैंने हेडिंग लगाई यहाँ पे सर वाइब्रेटरी मोशन, आपके सामने लिखा ना सर वाइब्रेटरी मोशन क्या है, तो अब ज़रा वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन पढ़ना है। वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपको मेरी बात और अच्छे से क्लियर आ जाए। ओके, अब ऐसी पीरियोडिक मोशन, अब वो आपसे डेफिनेशन है बता रहा है सर, ऐसी पीरियोडिक मोशन इन विच बॉडी मूव, यानी ऐसी पीरियोडिक मोशन जिसमें बॉडी मूव कैसे करे। अच्छा, वो दो लफ्ज़ बता रहा है, दो लफ्ज़ कौन कौन से ज़रा देखना। एक में उसने बोला टू एंड फ्रो, एक में उसने बोला बैक एंड फोर्थ फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। तो देखो नए नए अल्फाज आपके पास आते जा रहे हैं, एक अल्फाज आया, एक लफ्ज़ आया आपके पास टू एंड फ्रो का, एक लफ्ज़ आया आपके पास बैक एंड फोर्थ का, और एक लफ्ज़ आया आपके पास किसका, मीन पोजीशन का। अब सवाल ये सर, ये वाइब्रेटरी मोशन क्या है। अब ज़रा वाइब्रेटरी मोशन समझना, वाइब्रेटरी मोशन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज़ करो मेरे पास ये पेंडुलम था और एक जगह पे है मेरे पास स्प्रिंग मास सिस्टम, सही। आप लोग को दो चीज़ें दी सर, एक जगह पे है मेरे पास पेंडुलम और एक जगह पे मेरे पास कौन, स्प्रिंग मास सिस्टम।
अब इस पेंडुलम को अगर मैंने डिस्प्लेस कराया, ये पेंडुलम आप देख रहे थे, इस पेंडुलम को मैंने डिस्प्लेस कराया, डिस्प्लेस कराने के बाद मैं इस पॉइंट पे लेकर आ गया और इसको यहाँ से छोड़ दिया। डिस्प्लेस करने के छोड़ा तो अभी कैसे मूव करेगा, आप बोलेंगे सर ये राइट पे जाएगा और राइट पे जाने के बाद ये कहाँ पर आएगा, लेफ्ट पे आएगा, यानी बार बार अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। सेम यही काम मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम के साथ भी किया। स्प्रिंग को मैंने इस तरीके से स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद इसको छोड़ दिया। अब आपने इसको स्ट्रेच किया राइट पे तो ये मूव करके जाएगा लेफ्ट से लेफ्ट पे और ये बार बार अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें से कौन सा टू एंड फ्रो है और कौन सा बैक एंड फोर्थ है। आपसे बोलेगा सर इसमें से कौन सा टू एंड फ्रो है, कौन सा बैक एंड फोर्थ है, ज़रा इस बात को देखना। अगर आपकी बॉडी एक एक्सिस पे मूव करे, सिंगल एक्सिस पे अगर मूव करे, जैसे आप स्प्रिंग मास सिस्टम को देख रहे हो, ये सिंगल एक्सिस से मूव कर रहा है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, यानी सिर्फ एक्स पे राइट पे जा रहा है, एक्स पे लेफ्ट पे आ रहा है, तो इस तरह की मोशन को आप बोलते हो बैक एंड फोर्थ। तो इस तरह की मोशन का नाम आपने रखा सर, ये मोशन कहलाती है मेरे पास क्या, बैक एंड फोर्थ। ओके अब देखो ये वाली जो पेंडुलम वाली मोशन है, ये देखो ये लेफ्ट पे भी जा रही है और साथ साथ ऊपर की तरफ भी जा रही है। भाई ऐसी ही ना, ये मोशन आ रही है लेफ्ट साइड पे भी, यानी पेंडुलम लेफ्ट पे भी आ रहा है, राइट पे भी आ रहा है, दो एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। तो इस तरह की मोशन को आप बोलोगे कैसा, टू एंड फ्रो। तो सबसे पहले तो दो चीज़ों में फ़र्क जहन में बिठाना। दो चीज़ों में मैंने आपको फ़र्क बताया, एक फ़र्क बताया किस में, बैक एंड फोर्थ में, एक फ़र्क बताया आपको टू एंड फ्रो में। तो बैक एंड फोर्थ क्या है, आप बोलेंगे सर बैक एंड फोर्थ अगर आपकी बॉडी मूव करे एक एक्सिस पे तो उसको आप बोलेंगे बैक एंड फोर्थ, और अगर आपकी बॉडी मूव करे दो एक्सिस पे तो उस चीज़ को आप बोलेंगे क्या, टू एंड फ्रो। सही। अब आपसे दो मोशन की बात करिए ना, आप आगे ज़रा देखना, ऐसी पीरियोडिक मोशन जिसमें बॉडी या तो सिर्फ कैसे मूव करे, टू एंड फ्रो, या फिर वो मूव कैसे करे, बैक एंड फोर्थ, उस मोशन को आप बोलते हो कौन सी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन का जो दूसरा नाम आपको नज़र आ रहा है वो नाम क्या नज़र आ रहा है, ऑस्किलेटरी मोशन। अब आप बोलेंगे क्या सर सर्कुलर मोशन वाइब्रेटरी मोशन है या नहीं है, तो ज़रा बात मेरी समझना। सबसे पहले देखो पीरियोडिक मोशन क्या है, आप बोलेंगे सर पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जो अपने आप को बार 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 क्या करे, रिपीट करे। मैं दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ, जो जिन्हें स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया वो देख लीजिए। मैं आपसे बोला था पीरियोडिक मोशन क्या है, सर ऐसी मोशन जो अपने आप को बार 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 रिपीट करे, उस मोशन को आप बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। सर सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन है। अब वाइब्रेटरी मोशन में आपको मजीद बताया, भाई ऐसी पीरियोडिक मोशन जिसमें बॉडी या तो सिर्फ मूव करे टू एंड फ्रो या फिर मूव करे बैक एंड फोर्थ। वाइब्रेटरी मोशन में सर्कुलर मोशन की बात नहीं करी, तो मैं इसको लिख के काट भी देता हूँ ताकि आप लोगों को बात याद रहे मेरी, कि भाई वाइब्रेटरी मोशन में सर्कुलर मोशन नहीं होती, क्योंकि उसने कंडीशन जो बताई ना, कंडीशन क्या बताई है, उसने ये कंडीशन बताई है भाई वाइब्रेटरी मोशन में या तो मूव करेगी कैसे, टू एंड फ्रो, या फिर मूव करेगी कैसे, बैक एंड फोर्थ। तो अब ज़रा इसकी एग्जाम्पल याद रखना, ये एमसीक्यू मार्क्स में पूछ लेता है कि सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन सर्कुलर मोशन वाइब्रेटरी मोशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में दो बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग साथ साथ मुझसे पूछ भी सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ओके मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन है क्या मेरे पास। तो तीसरी नंबर पे जो डेफिनेशन लिखी है वो डेफिनेशन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तीसरी डेफिनेशन मेरे पास लिखी है वाइब्रेशन की। तो वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या है, वाइब्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वाइब्रेशन की डेफिनेशन में आपसे बोला थोड़ा सा ओवरलैप हुआ है स्क्रीन के ऊपर, मैं अगर इरेज करूँगा तो जो मैंने डायग्राम बनाई है वो इरेज हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन को मैं स्लाइड्स के अंदर अगले पेज पे एडजस्ट कर दूँगा, आपसे पढ़ लो। वाइब्रेशन की डेफिनेशन बता रहा है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटरी बॉडी। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटरी बॉडी का मतलब क्या है, देखो आपका ये जो आपको जो बॉडी नज़र आ रही है जो आपके सामने वाइब्रेट कर रही है, ये बॉडी देखो एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, यहाँ तक आई और यहाँ से मूव करके वापसी इसी जगह पर आ गई। यानी आपकी बॉडी अगर एक पॉइंट से मूव करके वापसी उसी जगह पर आ जाए तो इस चीज़ को बोलते हैं वन वाइब्रेशन। यानी आपकी बॉडी घूम फिर के वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए तो उस चीज़ को आप बोलोगे वन वाइब्रेशन। तो तीन मैंने बेसिक डेफिनेशन आप लोगों से शेयर करी। तीन डेफिनेशन मैंने आप लोगों से शेयर करी। इन तीन डेफिनेशन के बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखिएगा अगली डेफिनेशन जो मुझे आप लोगों को पढ़ानी है, जल्दी से मैं आपको बताऊं, वो है मेरे पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन देखिएगा ज़रा। ओके बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड इज़ द ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन इन विच अ वाइब्रेटरी बॉडी कंप्लीटेड वन वाइब्रेशन। यानी टाइम पीरियड वो टाइम कहलाता है जिसके अंदर आपकी वाइब्रेटरी बॉडी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करे। जैसे ये स्प्रिंग मास सिस्टम है ना,
इस स्प्रिंग मास सिस्टम को आपने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके आप दूसरे पॉइंट तक लेकर आ गए, सही है। यहाँ से आपने छोड़ा, यहाँ से ये आगे की तरफ गया और यहाँ से मूव करके वापसी अपनी पोजीशन पर आ गया। अब सपोज़ करो यहाँ तक आने में उसको टाइम लगा कितना सेकंड, 2 सेकंड। तो ये जो 2 सेकंड है ना, ये 2 सेकंड इसका कहलाएगा कौन, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है, आप बोले सर टाइम पीरियड अगर आपसे कोई पूछे भाई एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, नहीं एक चक्कर भी नहीं बोलो, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जो टाइम चाहिए उस टाइम को आप टाइम नहीं बोलते, उस टाइम को आप क्या बोलते हो, टाइम पीरियड। तो देखो टाइम पीरियड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला देखते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मेरे पास, टाइम पीरियड यानी टी इज इक्वल टू टाइम अपॉन वाइब्रेशन। यानी ऊपर आप टाइम रखते हो, नीचे आप वाइब्रेशन रखते हो। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, मुझे इसका जवाब देना। मेरे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, सही है। ये वाइब्रेशन कर रहा है, 10 वाइब्रेशंस कर रहा है 4 सेकंड्स में। बड़ा ही सिंपल सा सवाल, 10 वाइब्रेशन कर रहा है 4 सेकंड में, मुझे बताइए टाइम पीरियड क्या होगा जी। तो सवाल बड़ा ही सिंपल था, आप लोगों ने मुझे जवाब दिए। अरे सर कोई सवाल, कोई मुश्किल सवाल थोड़ी था। देखिए ऊपर टाइम रखेंगे तो टाइम है मेरे पास 4, वाइब्रेशन है 10, 10 को 4 से डिवाइड करते तो आंसर हो जाएगा 0.4 सेकंड। अब जो आपको बात याद रखनी है वो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, तो टाइम पीरियड का मैंने फॉर्मूला आपको बताया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मेरे पास टी इज इक्वल टू टाइम अपॉन वाइब्रेशन। अच्छा इसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मज़ीद मैं आपको कुछ बातें पढ़ाऊँ तो ज़रा बातें देखिएगा। अगली जो डेफिनेशन है मेरे पास, वो डेफिनेशन है मेरे पास फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड। तो फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन आप तमाम लोग देखिएगा। फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, ओके। फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या कहला रहा है ज़रा देखिएगा। फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यानी फ्रिक्वेंसी कहलाता है, अगर मैं उर्दू में करके बिल्कुल आसान करके आपको बताऊं, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कर रहा है वो उसकी कहलाती है फ्रिक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कर रहा है इसकी कहलाती है फ्रिक्वेंसी। यानी एक सेकंड में आप सपोज़ करो एक सेकंड में आप 10 गिलास पानी पी सकते हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 10। इसी तरीके से कोई भी बॉडी होती है ना, वो जितनी भी वाइब्रेशन कर रहा होता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फ्रिक्वेंसी का, शायद आपको याद हो। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा होगा सर, फ्रिक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यानी पढ़ा है ना आप तमाम लोगों ने, फ्रिक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूले का रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा 1/t, और राइट साइड पे भी रेसिप्रोकल करोगे तो वाइब्रेशन ऊपर चला जाएगा, टाइम कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा ऊपर आ जाएगा वाइब्रेशन और नीचे आ जाएगा मेरे पास कौन, टाइम। और आप देखो ये 1/t बराबर होगा किसके, एफ के। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बना, आप बोलेंगे सर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया मेरे पास वाइब्रेशन अपॉन टाइम। तो आप लोगों को फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पता चला। सर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है मेरे पास एफ इज इक्वल टू वाइब्रेशन अपॉन टाइम। तो देखो कुल मिला के आपसे ये डेफिनेशन हो गई, वो 5 डेफिनेशन मैंने आप लोगों से शेयर करी। 5 डेफिनेशन कौन कौन सी करी, सर पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन क्या था सर, ऐसी मोशन जो अपने आपको बार बार रिपीट करे उस मोशन को आप बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। मैं आपसे पूछूंगा नहीं आप मुझे बताओ वाइब्रेटरी मोशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर ऐसी पीरियोडिक मोशन जो या तो मूव करे टू एंड फ्रो या मूव करे बैक एंड फोर्थ, तो उस मोशन को आप बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, सॉरी उस मोशन को आप बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। थर्ड नंबर पे आपको बताया वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करेगा, एक चक्कर मुकम्मल करेगा, एक वाइब्रेशन करेगा, एक चक्कर जो अपना मुकम्मल करेगा उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। फिर टाइम पीरियड बताया, तो टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड था एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जो टाइम चाहिए उस टाइम को बोलोगे टाइम पीरियड। और फ्रिक्वेंसी क्या है, तो आप बोलेंगे सर फ्रिक्वेंसी वो है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। ये बेसिक सी डेफिनेशन है, पढ़ी हुई आप तमाम लोगों ने होंगी, फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को बहुत डेप्थ में पढ़ाई होंगी। मैं बार बार इसलिए बातों को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 8 भी ऐसा चैप्टर है जो आमतौर पर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। तो कोशिश मेरी है कि आपको बार बार बातें रिपीट कर करके आपको ये बातें सारी याद कराई जाए ताकि आपको टेस्ट वाले दिन प्रॉब्लम ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये मेरे पास वाइब्रेटरी बॉडी मौजूद है जो आप तमाम लोग देख रहे हो। ये वाइब्रेटरी बॉडी आपको मूव करते हुए नज़र आएगी आप तमाम लोगों के सामने। अच्छा अब इसके बाद देखो ज़रा कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब देखो आपकी जो बॉडी है ना, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई, आपकी ये बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई, यानी जो आपको बिल्कुल बीच वाला पॉइंट नज़र आ रहा है, आज के बाद से उस पॉइंट को आप बोलोगे मीन पोजीशन। यानी आपकी बॉडी
जो सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड वो मूव कर रही है, यानी जिसके अराउंड वो राइट जा रही है और जिसके अराउंड वो कहाँ जा रही है, लेफ्ट जा रही है। अगर आप ब्लैक वाले एरो को देखो, ये एरो जो आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है, देखो एक सेंटर पॉइंट है ना, जो रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है, इसके अराउंड वो आपकी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। यानी जो सेंटर पोजीशन है उसको आप बोलोगे मीन पोजीशन। तो एक बात मैंने आपसे शेयर करी, मीन पोजीशन आपको बताया, सही है। अब आपकी बॉडी किस पॉइंट तक जा रही है, अगर आप देखो राइट साइड पे ये इस वाले पॉइंट तक आई और लेफ्ट साइड पे इस वाले पॉइंट तक आई, तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन इसकी कहलाएगी आज के बाद से कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। मैंने इसको लिख के दिखाया सर, ये है मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन, और यही मेरे पास राइट साइड पे भी हो जाएगी सर, ये भी मेरे पास कहलाएगी कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो एक्सट्रीम और मीन पोजीशन क्या है, आप बोलेंगे सर मीन पोजीशन वो होती है जो सेंटर पे बिल्कुल मौजूद हो, जो सेंटर पॉइंट पे हो, वो मीन पोजीशन कहलाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन राइट साइड पे भी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पर होती है, लेफ्ट साइड पे भी होती है। अच्छा, अब जो डेफिनेशन मुझे आपको पढ़ानी है, ज़रा डेफिनेशन आप लोग देखना, डेफिनेशन मैं दोनों आपके सामने शेयर करूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है। अब ज़रा समझना पहले डायग्राम की मदद से, एम्पलीट्यूड मैं आपको बताऊँ, एम्पलीट्यूड मैं आपको बताता हूँ, ज़रा देखना। आपकी बॉडी मीन पोजीशन से गई एक्सट्रीम पोजीशन तक, भाई आपकी बॉडी मेन पोजीशन से मूव करके कहाँ तक गई, एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो जाहिर सी बात है यहाँ तक जाने में वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो आपकी बॉडी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो भी डिस्प्लेसमेंट करेगी, आपकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो भी डिस्प्लेसमेंट करेगी, उस डिस्प्लेसमेंट को आप बोलते हो एम्पलीट्यूड। उसको क्या बोलते हो आप, एम्पलीट्यूड। सर एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन से हमें बैठाना, एम्पलीट्यूड मैंने क्या बताया सर, एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया आपकी बॉडी मूव करेगी मीन से कहाँ तक, एक्सट्रीम तक। अब ज़रा डेफिनेशन पढ़ना, डेफिनेशन क्या लिखी हुई, डेफिनेशन लिखी एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी वो डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम हो। मुझे बताओ ये स्प्रिंग बॉडी मूव कर रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है ये बॉडी खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहो यहाँ तक पहुँच जाए, आप बोलेंगे सर पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो इससे आगे नहीं जा सकती, यानी इसकी एक हद है, मैक्सिमम लिमिट है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ये बॉडी मूव करके इससे आगे मजीद नहीं जा सकती। तो यही लिखा हुआ है, यानी मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हो जिससे आगे आपकी बॉडी मूव ना कर सके उसको आप बोलते हो एम्पलीट्यूड। डेफिनेशन बोलो एम्पलीट्यूड की क्या लिखी हुई है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटरी बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से लेकर कहाँ तक, एक्सट्रीम पोजीशन, यानी मीन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप बोलोगे एम्पलीट्यूड। आप बोलेंगे सर फिर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बताऊँ, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो डिस्प्लेसमेंट देखना आप तमाम लोग, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि इसलिए आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब देखो मैंने जो पॉइंट लिया ना, मैंने यहाँ कोई रैंडम पॉइंट मार्क कर दिया, सपोज करो यहाँ तक पॉइंट मार्क किया, यहाँ तक का पॉइंट मार्क किया, जो रेड कलर का डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है ना, इस डिस्टेंस को देखिए, मुझे बताइए क्या ये एम्पलीट्यूड है। आप बोलेंगे सर एम्पलीट्यूड तो नहीं है, एम्पलीट्यूड तो ये यहाँ तक होना चाहिए था, ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है, भाई एम्पलीट्यूड यही है ना, एम्पलीट्यूड आपका लेफ्ट साइड पे एक्सिस जो डॉट नज़र आ रहा है यहाँ तक होना चाहिए था। आपने जो रेड कलर का डिस्प्लेसमेंट लिया है ये मैक्सिमम नहीं लिया, आपने एक नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो आज के बाद से अगर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी मीन पोजीशन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट हो, उसको आप एक्स बोलोगे, लेकिन अगर मैक्सिमम हो तो उसको बोलोगे एक्स नॉट, और एक्स नॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो अगर मैं डेफिनेशन में शॉर्ट करके लिखूँ ना, आप पूरी डेफिनेशन ना याद करो, सिर्फ ये बात याद कर लो, एम्पलीट्यूड कहलाता है मेरे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इस बात को सिर्फ ध्यान में बिठा लो, सर एम्पलीट्यूड कहलाता है मेरे पास क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और जबकि सिर्फ जो डिस्प्लेसमेंट वो कहलाता है मेरे पास शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू द पोजीशन, यानी मीन पोजीशन लेकर किसी भी पोजीशन तक हो सकता है, चाहे 0.1 हो, चाहे 0.2 हो, चाहे 0.3 हो, बस मैक्सिमम ना हो तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अच्छा, अब जो मुझे बात पढ़ानी, जल्दी से छोटी सी बात है मैं आप लोग को शेयर कर दूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, जल्दी से सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में लिखा हुआ था सर आपके सामने, ये रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसकी सिंगल फ्रिक्वेंसी हो, यानी फ्रिक्वेंसी चेंज ना हो रही हो, एंड फिक्स एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड भी फिक्स हो। अब क्या मतलब है ज़रा देखना है इसको। आप देखो ये जो बॉडी आपकी मूव कर रही है ये एक मैक्सिमम लिमिट तक आ रही है, क्या ये बॉडी इससे आगे जा रही है, आप बोलेंगे सर एम्पलीट्यूड तो इस आपकी बॉडी इससे आगे तो नहीं जा रही, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड कैसा है, फिक्स है, यानी अगर आपकी बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या हो, फिक्स हो। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ था सिंगल फ्रिक्वेंसी। सिंगल फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, आप बोलेंगे सर सिंगल फ्रिक्वेंसी का मतलब यहाँ पे ये देखो, क्या ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी चक्कर में वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, किसी चक्कर में वो आहिस्ता मूव कर रही है।
आप बोल रहे हैं सर ऐसा भी नहीं दिख रहा, वो बिल्कुल सेम फ्रिक्वेंसी से जा रही है, यानी जितना टाइम उसको पहले चक्कर में लग रहा है उतना ही टाइम उसको दूसरे चक्कर में लग रहा है, और उतना ही टाइम उसको कौन से चक्कर में लग रहा है, तीसरे चक्कर में भी लग रहा है। यानी इसकी फ्रिक्वेंसी भी कैसी है, बिल्कुल सिंगल और सेम फ्रिक्वेंसी, यानी फ्रिक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही। आप हर बार देखो ये बॉडी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, सेम फ्रिक्वेंसी से मूव कर रही है, यानी उतना ही टाइम लगा रही है हर चक्कर में। तो आप याद रखना ज़रा डेफिनेशन जो है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की, सर ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें आपकी बॉडी मूव करे। कैसे, मैं आपसे जो बात शेयर कर रहा था सर, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें आपकी बॉडी मूव करे। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था सर वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी एंड फिक्स एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपको मैंने इसकी छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपसे शेयर करी। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 की स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह है, तो वो आपसे मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत बातें क्लियर हो जाएँ। अच्छा, अब कंडीशंस क्या हैं, तो कंडीशन ज़रा देख लो। पहली कंडीशन मैंने लिखी सर वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ज़रा पढ़ना क्या लिखी हुई है। सेकंड कंडीशन में उसने बोला द एक्सेलरेशन ए, यानी एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी शुड बी प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब क्या मतलब है ज़रा इस बात का मैं आपसे जवाब पूछूंगा, मुझे ज़रा जवाब देना। तमाम लोग, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ तमाम लोगों से, तमाम लोग मुझे जवाब दीजिएगा ज़रा। ओके, आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे आपको दो बॉडीज़ नज़र आ रही होंगी। एक बॉडी ए नज़र आएगी, एक बॉडी बी नज़र आएगी। देखो, ए को आपने स्ट्रेच किया एक पॉइंट तक, और बी को आपने स्ट्रेच किया ज़्यादा पॉइंट तक। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा तेज़ मूव करेगा। अगर आप ए को स्ट्रेच करोगे, स्प्रिंग दोनों के सेम है। आप अगर ए को स्ट्रेच करो, देखो ए को मैंने स्ट्रेच कम किया है, और जो बी नज़र आ रहा है उसको स्ट्रेच कैसे किया है, ज़्यादा किया है। तो मुझे आप जवाब दो, कौन सा वाला इसमें से तेज़ मूव करेगा, ए वाला या बी वाला। ओके, आप लोग के जवाब मेरे पास आ रहे हैं सर इसमें बी वाला ज़्यादा तेज़ मूव करेगा। आप लोग के जवाब मुझे मिले सर बी। ओके, अब बी वाला मूव कर रहा है, यानी आप जितना ज़्यादा, देखो पहले वाले में डिस्प्लेस आपने कम किया, जबकि दूसरे वाले में आपने डिस्प्लेस कैसा किया। आप बोल रहे हैं सर दूसरे वाले में डिस्प्लेस तो ज़्यादा किया, यानी वो ज़्यादा तेज़ मूव करेगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन कैसा हुआ, डायरेक्ट हुआ। यानी जिसको जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करोगे वो उतनी ही तेज़ी से क्या करेगा, मूव करेगा। आप बोलेंगे सर बात तो क्लियर है। अच्छा, मूव करेगा जब उसमें एक्सेलरेशन होगी तो वो तेज़ी से मूव करके आएगा लेफ्ट साइड पे। ऐसी है ना भाई, जब इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद आप छोड़ोगे तो ये जो स्प्रिंग है ये मूव करके कहाँ पर आएगा, लेफ्ट साइड पे। यानी इसकी एक्सेलरेशन कहाँ पे आ रही है, आप बोलेंगे सर इसकी एक्सेलरेशन आ रही है लेफ्ट साइड पे। यानी आपने इसको डिस्प्लेस किया राइट साइड पे, एक्सेलरेशन आ रही है इसकी कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे। मुझे बताओ दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। आप बोलोगे सर कॉमन सेंस की बात है, आपने डिस्प्लेस किया राइट पे, एक्सेलरेशन हो रही है लेफ़्ट पे, दोनों की डायरेक्शन है अपोजिट। और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो आप साइन लगा दे, तो किसका, माइनस का। तो ये कंडीशन है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इंतहाई अहम कंडीशन, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस एक्स। ये कंडीशन आप तमाम लोग याद रखना। यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन डायरेक्ट है, और साइन आता है माइनस के, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपके पास क्या है, अपोजिट है। तो ये बात मैंने आप लोगों से शेयर करी। अब इसी बात को मैं ज़रा, जो मैंने लिखा हुआ है ना आपको मैं दिखाऊं ज़रा, तमाम लोग स्क्रीन पे देखना। अब देखो यही तो लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी शुड बी प्रोपोर्शनल टू इस डिस्प्लेसमेंट। यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आपस में डायरेक्ट होना चाहिए। एंड एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। याद है ना, आपने इसको डिस्प्लेस कहाँ पे किया, आप बोले सर डिस्प्लेस खींच के लेकर गए थे राइट साइड पे, जबकि जो इसकी एक्सेलरेशन आ रही थी वो एक्सेलरेशन कहाँ पे आ रही थी, लेफ्ट साइड पे।
भाई ऐसी था ना, एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पे आ रही थी, यानी एक्सेलरेशन आ रही थी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्योंकि जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, सेंटर वाले पॉइंट को आप क्या बोलते हो, मीन पोजीशन बोलते हो। तो ये लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी शुड बी प्रोपोर्शनल टू इट, शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये इसकी कंडीशन है जो मैंने आप लोगों से शेयर करी। सर कंडीशन ज़रा पढ़िएगा क्या लिखी हुई है, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद इसकी कंडीशन याद रखिएगा। कंडीशन के बाद जल्दी से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको पढ़ा दूँ। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये सारी बातें सिर्फ जो है मेन मेन पॉइंट्स हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लो ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आप लोग सिर्फ पॉइंट्स देख लो, इसमें कोई याद करने वाली कोई खास बात है नहीं। भाई इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है कि भाई फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन रिमेन्स अनचेंज, पहली आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। सेकंड आपको बताई सर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अनचेंज, और तीसरी आपको बताई कि सर इनिशियल फेस एंगल से रिलेटेड है, एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ एन इनिशियल फेस एंगल। इनिशियल फेस एंगल वाली बात ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं बताता मैं आपको, शॉर्ट करके अगर मैं आपको बताऊँ तो आप अपनी बॉडी को जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आपकी बॉडी यहाँ पे अभी इस वक्त रुकी हुई है, तो ये कहलाएगी इसकी मीन पोजीशन। आपने इसको मूव कराया किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सपोज फॉर आपने इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया, तो जितना आपने इसको डिस्प्लेस कराया ये इसका कहलाता है फेस एंगल। इसको आपको जब डायग्राम बनाते हो ना, डायग्राम से शो करते हो। ज़्यादा डेप्थ में इसके ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि इतनी रिलेटेड है नहीं, लेकिन पॉइंट है तो मैंने पॉइंट्स आपसे शेयर कर दिए। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद है मेरे पास इसकी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल्स हैं, चारों एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाए, चारों एग्जाम्पल ज़रा देखिएगा। पहली एग्जाम्पल मैंने आपको बताई सर मास ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, अगर आप मास को अटैच करो किसी स्प्रिंग से। सेकंड एग्जाम्पल आपको मैंने बताई सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम तमाम लोगों ने देखा होगा, सर अगर एक बॉडी को आप इस तरीके से हैंग कर दीजिए तो ये चीज़ कहलाती है मेरे पास सिंपल पेंडुलम, या अगर इस तरीके से मूव करेगा। अच्छा, तीसरी एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पे मोशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क तमाम लोगों ने देखा होगा, इस तरह का होता है ट्यूनिंग फॉर्क जिसको आप वाइब्रेट कराते हो। और मोशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ ड्रम, कभी अगर आपने ढोल देखा हो, ढोल के ऊपर जो आप ऊपर वाली लेयर देखते हो, इस लेयर को आप बोलते हो मेम्ब्रेन्स, जो कि आपकी क्या कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है। आपको ढोल बजाना होता है ना, आप इस जगह पे स्ट्राइक करते हो, ऊपर वाली जगह पे स्ट्राइक करते हो, यानी मेम्ब्रेन्स को वाइब्रेट कराते हो। तो ये चारों एग्जाम्पल लिखी हुई है आपके पास किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अच्छा, अब इसके 2 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले ज़रा देखिएगा। फॉर्मूले कौन से, फॉर्मूले मैं आपको बताऊँ। अच्छा, फिफ्थ एग्जाम्पल सॉरी रह गई थी, फिफ्थ एग्जाम्पल मेरे पास है मोशन ऑफ प्रोजेक्शन अलाउंग द डायमीटर। ये एग्जाम्पल भी आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, मैं लिख के दिखाऊँ आपको कि अगर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है कैसे, सर्कुलर पाथ में, तो इसका जो प्रोजेक्शन है, ये डेरिवेशन आप लोगों ने की होगी, मैं शॉर्ट करके आपको बताऊं कि इसका जो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन ये मूव कर रहा होता है कहाँ पे, डायमीटर पे, और ये भी एग्जीक्यूट कर रहा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तमाम लोगों ने पढ़ी होगी, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद तो कोई बात नहीं, देख लीजिए, सिर्फ आप डेफिनेशन देख लीजिए क्या लिखी हुई है, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर, यानी आपका जो प्रोजेक्शन है अगर ये मूव कर रहा है डायमीटर पे, तो ये भी एग्जाम्पल है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अगर ये बात ना याद आए तो आप लोग फर्स्ट डे के नोट्स निकाल के लाजमी रिवाइज कर लेना। चैप्टर नंबर अगर नहीं हो नोट्स तो मुझे बता देना, मैं आपको सेंड कर दूँगा। पूरी डेरिवेशन है ये, मैं अगर इसके ऊपर जाऊँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो मैं इसको फिर यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ, आप इसको खुद स्टडी करना, सिर्फ याद रखो एग्जाम्पल का नाम, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन अलाउंग द डायमीटर। अच्छा, अब इसके 2 फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा मैंने एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मेरे पास। और सेकंड फॉर्मूला है मेरे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये दोनों फॉर्मूले कहलाते हैं, ये पहला फॉर्मूला कहलाता है एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये कहलाता है मेरे पास दूसरा फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, इन 2 चीज़ों के बाद जो असल जो टॉपिक अब मेरा स्टार्ट होगा वो है मेरे पास ये हुक्स लॉ से रिलेटेड, जो चैप्टर नंबर 8 का असल टॉपिक है, और इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट। और आप लोग जो बात करते हो ना कि सर हम जहाँ का टेस्ट देंगे वहाँ पे फेडरल का कोर्स भी आता है, तो हुक्स लॉ का जो टॉपिक है ना, ये ज़्यादातर रिलेट करता है आपके पास फेडरल के कोर्स से। तो ये बात मैं आप लोगों से शेयर करूँगा अभी कि हुक्स लॉ के बारे में जो बातें हैं। अच्छा, टॉपिक जो है मेरे पास हुक्स लॉ से रिलेटेड है, तो हुक्स लॉ का टॉपिक ज़रा देखिएगा, मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिखी। डेफिनेशन मैंने ये लिखी सर, रीस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटरी बॉडी। अब क्या मतलब है इसका, तो डायग्राम से मैं अपनी बात समझाऊँ ज़रा, तमाम लोग देखना, आप तमाम लोग बात समझाता हूँ।
देखो आपके पास अगर एक स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग को अगर आप डिस्प्लेस कराते हो, आपने इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस कराया और डिस्प्लेस करा के आप इसको लेकर आ गए कहाँ पे, राइट साइड पे, सही। अब डिस्प्लेस कराने में आपने कुछ ना कुछ इसको क्या कराई होगी, डिस्प्लेसमेंट कराई होगी। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने बना के दिखाया सर, आपने इस स्प्रिंग को जितनी भी डिस्प्लेसमेंट कराई, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे लिखी और डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे लिखा, एक्स से। अब आप देखो, आप अपनी बॉडी को मूव करा के मीन पोजीशन से कहाँ पे लेकर आ गए, आप बोलेंगे सर मैं अपनी बॉडी को मूव करा के लेकर आ गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, सही है। क्या ये बॉडी यहीं पे रुके रहेगी या वापसी अपनी जगह पर आएगी, आप बोलेंगे सर ये बॉडी अपनी यहाँ पे रुकी नहीं रहेगी, ये वापसी अपनी जगह पर आने की कोशिश करेगी। अब जाहिर सी बात है, अगर वापसी अपनी जगह पे लाना है तो इसको कुछ ना कुछ क्या लगाने पड़ेगी, फोर्स लगाने पड़ेगी। तो यानी अब ये जो आप बॉडी देख रहे हो, ये आपकी बॉडी क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। वो फोर्स जो इसको वापसी लेकर आ रही है, उस फोर्स को मैंने किससे लिखा, एफ से। अब देखो दो चीज़ें हो गई, एक हो गया एक्स आपके पास, जिसको आपने बोला सर ये एक्स है मेरे पास, कौन, डिस्प्लेसमेंट, आपने डिस्प्लेसमेंट कराया राइट साइड पे। एक है मेरे पास एफ, एफ यानी फोर्स, और फोर्स भी कौन सी, आप बोलेंगे सर ये फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। मैं आपसे पूछूंगा सर ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, आप बोलेंगे सर वो फोर्स जो उसको वापसी अपनी जगह पे लेकर आए, उस फोर्स को बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। एक बात का मुझे जवाब देना, आप अगर इसको ज़्यादा डिस्प्लेस कराते, आप इसको खींच के और आगे की तरफ लेके चले जाते, मुझे बताओ क्या उतनी ही फोर्स इसके ऊपर वापसी लगती है, वो ज़्यादा फोर्स से वापसी आता। आप बोलेंगे सर हमारा जो कॉमन सेंस बोल रहा है वो ये बोला कि सर आप इसको जितना ज़्यादा डिस्प्लेस कराएंगे उतनी ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स होगी। तो यही तो हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेस कराओगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, फोर्स होगी। उसने यही तो बोला है, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटरी बॉडी। अच्छा, अब आपने डिस्प्लेस किया राइट साइड पे और जो इस पर फोर्स लगी वो फोर्स लगी मेरे पास कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे। तो मुझे बताओ क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, आप बोलेंगे सर दोनों की डायरेक्शन है हमारे पास अपोजिट। और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो आप साइन लगा देते हो किसका, माइनस का, यानी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस एक्स। तो मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा, सर एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस एक्स, मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया। आप बोलेंगे सर बात तो सही है। अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सर प्रोपोर्शन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, आप बोले सर प्रोपोर्शन हटाते हैं तो हम लगाते हैं कांस्टेंट। तो मेरे पास कांस्टेंट आ गया एफ इज इक्वल टू के एक्स। आपसे पूछूंगा सर ये के एक्स क्या है, तो आप मुझे जवाब देंगे। अच्छा, स्प्रिंग इरेज हो गया, मैं स्प्रिंग को दोबारा से बना दूँ ज़रा। अच्छा, आपसे बोला गया सर ये के क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये कहलाता है के जो आप देख रहे हो ये के कहलाता है मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। मैंने के बारे में लिखा, सर ये के क्या है, तो आपने मुझे जवाब दिया सर ये के है मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट के और भी नाम होते हैं, तीनों नाम मैं आपको बता रहा हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट को आप हुक्स कांस्टेंट भी बोलते हो, और इसको न्यूमेरिकल्स में जब आप देखोगे ना, न्यूमेरिकल्स में आपको ये फोर्स कांस्टेंट के नाम से भी मिलेगा। तो तीनों में से कोई भी बात बोले आप समझ जाना कि वो स्प्रिंग कांस्टेंट की ही बात कर रहा है आपसे, चाहे वो आपको बोले स्प्रिंग कांस्टेंट, चाहे वो आपको बोले हुक्स कांस्टेंट, या फिर आपको बोले फोर्स कांस्टेंट। अगर एमसीक्यू में घुमा के देना आप समझ जाना सर वो के की ही बात कर रहा है आपसे, सही है। अब देखो, लेकिन आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है सर एफ इजिकल टू एम ए। तो देखो फोर्स के दो फॉर्मूले आ गए मेरे पास, एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास सर फोर्स का एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास एफ इजिकल टू एम ए। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने का मतलब क्या है, एक तरफ मैं रख दूंगा किसको, एम ए को, और एक तरफ रख दूंगा मैं किसको, के एक्स को। तो मैंने यही काम किया, एक जगह मैंने रखा एम ए को, एक जगह मैंने रखा के एक्स को। रखने के बाद, अच्छा अब रखने के बाद ज़रा देखो मैंने क्या काम किया, आपसे बात शेयर करता हूँ। देखो मैंने दोनों को कंपेयर किया, तो एक तरफ आ गया मेरे पास एम ए और एक तरफ आ गया मेरे पास माइनस के एक्स। मैंने इस m को राइट पे भेज दिया, तो राइट पे m जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अच्छा, अब जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, डेरिवेशन सिर्फ आपको एक छोटी सी बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप लोग टेस्ट के लिए डेरिवेशन को याद नहीं करना, मुझे जो बात समझानी ना वो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो ये नीचे m नज़र आ रहा है, तो ये m मेरे पास है मास, और मास मेरे पास होता है क्या, आप बोलेंगे सर मास हमारे पास होता है कांस्टेंट। ऊपर नज़र आ रहा है k, तो ये k भी क्या है, कांस्टेंट। अब देखो k भी कांस्टेंट, नीचे मास भी कांस्टेंट, क्योंकि भाई मास तो चेंज नहीं हो रहा ना, मास तो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को अगर कांस्टेंट से डिवाइड करोगे, यानी ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, आंसर भी आ जाएगा मेरे पास कांस्टेंट। और आप बोलेंगे सर जब प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट लगाते थे, अब उल्टा काम करेंगे, कांस्टेंट हटा के क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनल लगा देंगे। तो आपने यहाँ से कांस्टेंट को हटाया और कांस्टेंट की जगह पे क्या लगा दिया, प्रोपोर्शनल लगा दिया। अब याद करो ये कंडीशन आपको क्या जानी पहचानी सी नहीं लग रही,
आपसे अगर मैं पूछूँ सर ये किसकी कंडीशन होती थी, तो आप बोलेंगे सर अरे सर ये तो कंडीशन है हमारे पास किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अगर नहीं याद तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। याद है ना आप लोग को सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन मैंने आपको बताई सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है मेरे पास ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यानी आपका जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ना, ये स्प्रिंग मास सिस्टम भी किसको फॉलो कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। या आपने डेरिवेशन सारे केसेस के लिए की हुई है, मैंने सिर्फ आपको स्प्रिंग मास सिस्टम की आपको करके दिखाई है। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ाई ना हुक्स लॉ की, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटरी बॉडी, इसी डेफिनेशन से रिलेटेड आपके पास एक और डेफिनेशन है हुक्स लॉ की। वो हुक्स लॉ की मैं तमाम चीज़ें आपको बताता हूँ, ज़रा देखिएगा तमाम लोग। हुक्स लॉ की डेफिनेशन मेरे पास क्या है तो वो बात मैं आपको पढ़ाऊँ। ओके, अब ज़रा हुक्स लॉ की अगली डेफिनेशन देखिएगा क्या लिखी हुई है। आप बोलेंगे सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। आप बोलेंगे सर पहले बारी तो फिर भी समझ में आ गई थी सर, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटरी बॉडी। अब आपने कैसी अजीब सी डेफिनेशन लिख दी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इस बात को मैं ज़रा बताता हूँ आपको कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपसे मैं शेयर करूँगा सर स्ट्रेस क्या होता है, आपसे मैं शेयर करूँगा स्ट्रेन क्या होता है, आपसे मैं शेयर करूँगा इलास्टिक लिमिट क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा। बस हौसला रखिए और चीज़ों को सीखते रहिए। अब ज़रा देखो, उसने बोला स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अब देखो बड़ी सिंपल सी बात, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मुश्किल बात है भाई, यही होता है ना, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, आपने लिख के दिखा दिया। अभी आपको ना स्ट्रेस पता है, अभी आपको ना स्ट्रेन पता है, आपने तो सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म बनाई और लिख के दिखा दिया सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब देखो प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा है, आप प्रोपोर्शन हटाते हो क्या लगाते हो, कांस्टेंट लगाते हो। तो यहाँ जो कांस्टेंट लगाओगे आप, ये कांस्टेंट कहलाता है आपके पास ई। अब सवाल ये सर ये ई क्या कहलाता है, तो बताते हैं आपको थोड़ी देर बाद। पहले इसका फॉर्मूला तो बना के देखें। मैंने स्ट्रेन को बोला भाई आप अच्छे नहीं लग रहे, आप मल्टीप्लाई हो रहे हो, आप लेफ़्ट साइड पे चले जाओ, स्ट्रेन आपका लेफ़्ट साइड पे जाएगा। तो स्ट्रेन जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो स्ट्रेस के बाद जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपने तुम लोगों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो स्ट्रेस को जब डिवाइड किया स्ट्रेन से तो ये बन गया ई। अब सवाल ये सर ये ई क्या कहलाता है, तो मैं ई आपको बताऊँ। ये ई मेरे पास कहलाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये ई मेरे पास क्या रहता है, क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ज़रा बातों को समझते रहना, ई मेरे पास क्या रहा है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपसे अगर मैं बोलूँ ना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का मुझे फॉर्मूला बताइए, तो आप बोलेंगे सर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मैं आपसे बोलूँ नहीं मुझे डेफिनेशन बताओ, आप बोलेंगे सर द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। भाई दो चीज़ों को डिवाइड किया ना, डिवाइड का मतलब होता है यहाँ पे रेशियो। रेशियो किस किस का लिया, आप बोलेंगे सर रेशियो दिया स्ट्रेस और स्ट्रेन का, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, अब देखो आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो समझ में आ गया भाई, दो चीज़ों का रेशियो है और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है हर मटेरियल के लिए, कांस्टेंट वैल्यू है। मैं लिख के दिखाऊं, ये ई कांस्टेंट वैल्यू है हर मटेरियल के लिए, कांस्टेंट वैल्यू फॉर ईच मटेरियल। अच्छा, ये बात तो आप सबको सर कांस्टेंट वैल्यू है हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, और स्पेसिफिक वैल्यू होती है, यानी आयरन है तो आयरन की अलग होगी, स्टील है तो स्टील की अलग होगी, कॉपर है कॉपर की अलग होगी। कांस्टेंट वैल्यू होती है हर मटेरियल की। अब आप बोलेंगे सर आप हमारा सवाल का जवाब दीजिए, सर ये स्ट्रेस क्या होता है, सर ये स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों में आपको बताता हूँ। ज़रा स्ट्रेस की डेफिनेशन आप पढ़ना क्या लिखी हुई है। स्ट्रेस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ अ मटेरियल। क्या मतलब है, ज़रा इसको देखते हैं। देखो मेरे पास एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर के ऊपर मैंने लगाई फोर्स, सही, इस सिलेंडर के ऊपर मैंने क्या लगाई, फोर्स लगाई। अच्छा, जब मैंने सिलेंडर पे फोर्स लगाई तो स्ट्रेस बोलता है भाई स्ट्रेस इज द फोर्स, कितनी फोर्स लगा रहे हो, कितने एरिए पे। डेफिनेशन में अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, सर स्ट्रेस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया। आप देखो आपने फोर्स लगाई और ये जो आप देख रहे हो ना येलो येलो सी लाइन नजर आ रही है, ये कहलाएगा इसका एरिया। आपने कितनी फोर्स लगाई उसके कितने एरिए पे। तो आज के बाद से अगर कोई बोले ना भाई स्ट्रेस क्या है, तो आप उसको बोलोगे भाई सुनो, आप अगर किसी मटेरियल पे क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो बनेगा कितनी फोर्स लगा रहे हो कितने एरिए पे, यानी ऊपर आप रखोगे किसको, फोर्स को, नीचे आप रखोगे एरिया को। तो ये चीज़ मेरे पास कहलाती है कौन, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, आप बोलेंगे सर स्ट्रेस का फॉर्मूला बना मेरे पास सर फोर्स अपॉन एरिया।
अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल मैंने आपसे चैप्टर नंबर 1 में भी पूछा था, आज ये मौका मेरा सवाल आपसे फिर पूछेंगे। आपसे पूछूंगा भाई प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। मैं बोलूँगा भाई स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, आप बोलेंगे सर स्ट्रेस का फॉर्मूला भी है फोर्स अपॉन एरिया। मैं बोलूँगा भाई दोनों के फॉर्मूले तो सेम है, प्रेशर का फॉर्मूला भी है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी है फोर्स अपॉन एरिया। अब मुझे बताओ प्रेशर और स्ट्रेस में क्या फ़र्क है। जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा उन तमाम लोगों को याद होगा, तो कोई मुझे बताना चाहेगा प्रेशर और स्ट्रेस में क्या फ़र्क होता है। आप लोग के जवाब मुझे मिले, आप लोग के जवाब देख के मैं आप लोग को जवाब देता हूँ। तमाम लोग ज़रा देखना, मेरी बात को सुनना। देखो ये जो प्रेशर नज़र आ रहा है ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था सर प्रेशर जो है ना एग्जिस्ट करता है लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर। यानी आपका जो प्रेशर है वो लिक्विड्स और गैसेस में होगा, जबकि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस हमेशा सॉलिड्स के अंदर होता है। यानी स्ट्रेस की जब भी बात करोगे ना, स्ट्रेस का मतलब होता है स्ट्रेस हमेशा एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो अब आपसे अगर कोई बोले ना कि किसी सॉलिड का प्रेशर, तो सॉलिड के अंदर प्रेशर नहीं होता, सॉलिड के अंदर स्ट्रेस होता है, और प्रेशर होता है किसके अंदर, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर। तो ये बेसिक सा फ़र्क है, फॉर्मूला सेम है, दोनों का यूनिट भी सेम होगा। अगर मैं यूनिट आपसे पूछूँ ना, इसका यूनिट भी होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका यूनिट भी होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला भी सेम, यूनिट भी सेम, सिर्फ जो फ़र्क है वो फ़र्क किसका है, लिक्विड गैसेस तो सॉलिड का, सॉलिड के लिए स्ट्रेस है और प्रेशर होता है किसके लिए, लिक्विड्स और गैसेस के लिए। तो थोड़ी सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी किसकी, आप बोलेंगे सर आपने हमें बात समझाई थोड़ी सी प्रेशर और स्ट्रेस की। स्ट्रेस आपने बताया सर फोर्स पर यूनिट एरिया में कहलाता है कौन, स्ट्रेस कहलाता है। यानी कितनी फोर्स लगाई कितने एरिया पे, तो ये चीज़ कहलाएगी स्ट्रेस। अच्छा स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है किसके लिए, आप बोले सर स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है सॉलिड के लिए, यानी सॉलिड बॉडीज़ के लिए एग्जिस्ट करता है। सही है। अब मैं आपसे बोलूँगा स्ट्रेन। अब देखो आपकी जो बॉडी थी ना जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाई, अब देखो फोर्स लगाने की वजह से ये स्ट्रेच हो गई। भाई आपके पास एक सिलेंडर था, आपने उसको इतनी ज़ोर से खींचा, इतनी ज़ोर से खींचा कि क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। अब स्ट्रेस होने की वजह से इसकी लेंथ के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। भाई ये सिलेंडर लंबा हो गया, आपने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके आपने इस पर इतनी फोर्स लगाई कि आपका जो सिलेंडर था, ये सिलेंडर क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। अब देखो इसकी लेंथ के अंदर चेंज आ गया, इस चेंज ऑफ लेंथ को ही आप बोलते हो क्या, स्ट्रेन बोलते हो। यानी चेंज ऑफ लेंथ, उसको अगर आप उसके इनिशियल से डिवाइड कर दोगे तो वो स्ट्रेन कहलाएगा। अब स्ट्रेन ज़रा देखते हैं। स्ट्रेन इन द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेस अप्लाइड। यानी स्ट्रेन कहलाता है मेरे पास क्या, उसके फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, यानी लेंथ के अंदर जो फ्रैक्शनल चेंज होता है। आप बोलेंगे सर ये तो आप नई नई चीज़ें लेकर आए जा रहे हैं, अभी स्ट्रेस समझ में आया था, अब स्ट्रेन समझ में आया, आप एक नई चीज़ लेकर आ गए फ्रैक्शनल चेंज। तो अभी बताते हैं आपको फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, सिर्फ 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, फ्रैक्शनल चेंज भी आपसे शेयर करते हैं। पहले ज़रा देखो, उसने बोला स्ट्रेन इज़ द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेस अप्लाइड। यानी स्ट्रेन जब आएगा जब कौन होगा, स्ट्रेस होगा। तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है भाई, स्ट्रेस और स्ट्रेन। कि स्ट्रेन आएगा अगर आपके पास कौन होगा, स्ट्रेस होगा। सही है। अब फ्रैक्शनल चेंज क्या कहलाता है, तो फ्रैक्शनल चेंज याद रखना, किसी भी चीज़ के चेंज को उसके अगर इनिशियल से डिवाइड कर दो। क्या बोला भाई मैंने आपसे, किसी भी चीज़ के चेंज को अगर आप डिवाइड कर दो किससे, उसके इनिशियल से। मैंने क्या बोला भाई आपसे, दोबारा सुना ज़रा, किसी भी चीज़ के चेंज को आप डिवाइड कर दो उसके इनिशियल से, तो वो चेंज कहलाता है मेरे पास फ्रैक्शनल चेंज। अब देखो उसने बोला फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, भाई यही बोला ना फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो आप बोलेंगे सर उसने बोला डेफिनेशन में किसी भी चीज़ के चेंज को, अब क्योंकि चेंज लेंथ के अंदर है तो ऊपर हो जाएगा डेल्टा एल, नीचे लिखा हुआ है सर ऊपर चेंज है, नीचे जब क्या है इनिशियल, तो किसी भी चीज़ के चेंज को उसके इनिशियल से डिवाइड कर दो। तो आप बोले सर इनिशियल में हो जाएगा एल आई, और यही तो स्ट्रेन का फॉर्मूला है। स्ट्रेन का फॉर्मूला तो ज़रा देखिएगा, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल आई। ये मेरे पास फॉर्मूला है किसका, स्ट्रेन का। तो देखो आप लोगों से जो मैंने इजाफी बातें करी, अच्छा सवाल मेरे पास आया कि सर ज़रूरी है कि हमेशा ही स्ट्रेन भी आएगा जब स्ट्रेस आए, तो जी हाँ स्ट्रेन आएगा, जब भी आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे स्ट्रेन लाजमी आएगा। स्ट्रेन इतना होना चाहिए कि जो उसके अंदर फिज़िकल चेंज ला सके। अब जैसे रबड़ है, अगर रबड़ को आप, रबड़ बैंड जिसको आप बोलते हैं, अगर उस पर आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है, यानी उसके अंदर स्ट्रेन आ रहा है। अच्छा अब कोई अगर आयरन का सिलेंडर बना हुआ है, अब उसके ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करो लेकिन स्ट्रेन नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि आपकी जो फोर्स है वो फोर्स बहुत कम है। तो स्ट्रेन आएगा अगर आप उसके मिनिमम स्ट्रेस अप्लाई करोगे उसमें चेंज लाने के लिए। कि आयरन के सिलेंडर को, अगर आप आयरन की रॉड हो उसको आप इतनी आसानी से नहीं खींच सकते, तो आप तो बोलेंगे सर मैं तो स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ स्ट्रेन आ ही नहीं रहा। तो स्ट्रेन आएगा जब तक आप मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस अप्लाई ना करो। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूँ स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा, भाई
मुझे स्ट्रेन का यूनिट बताएगा कोई? कोई जीनियस है जो मुझे जवाब दे, सर स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है? जवाब मुझे आप मिल गए सर स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। यानी अगर मैं इसका यूनिट लिखूँ तो आप मुझे जवाब देंगे सर नो यूनिट। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन आपके पास रेशियो है। रेशियो किस किसका? ऊपर लेंथ है और नीचे कौन सी लेंथ है? इनिशियल लेंथ है। तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, इसके सिंबल्स मैं आपको बता देता हूँ। इसके सिंबल्स आप क्या इस्तेमाल करते हो? अगर सिंबल से पूछे तो सिंबल से ही बता देना। भाई देखो, स्ट्रेस का सिंबल होता है ये सिग्मा, ये स्ट्रेस का सिंबल होता है, और स्ट्रेन का सिंबल होता है मेरे पास एप्सिलॉन। इस तरीके से लिखते हो एप्सिलॉन। ये सिंबल होता है मेरे पास किसका? स्ट्रेन का। तो सिंबल भी मैंने आपको बता दिया। अगर वो आपको कभी सिंबल लिखे हुए भेजे तो आप सिंबल से समझ जाना। स्ट्रेस बता दिया, स्ट्रेन बता दिया। अब जो बातें रह गई ना, ज़रा देखना। स्ट्रेस आपको पता चल गया, स्ट्रेन पता चल गया। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? तो मैं अब आपको ये बताऊँगा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट बताने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी ये। इस स्लाइड के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, आपसे पूछूंगा सर इलास्टिक लिमिट क्या होती है। तो इलास्टिक लिमिट समझाने के लिए मैं अगले ग्राफ के ऊपर बढ़ा। मैंने आपके सामने हेडिंग लगाई सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना के दिखा रहा हूँ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरीके का बनता है? ओके, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहा था तो मैंने एक एक्सिस पे स्ट्रेस को लिखा, एक एक्सिस पे मैंने स्ट्रेन को लिखा, और लिखने के बाद इस तरीके का एक कर्व बना दिया। ये कर्व को शो कर रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन के एक मटेरियल का कर्व है। आमतौर पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसी तरह का होता है। अब ये क्या बता रहा है मटेरियल, ज़रा इस बात को देखते हैं। आप देखो, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप क्या बढ़ा रहे हो, आप बोले सर जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे कौन बढ़ता जा रहा है? स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। भाई ऐसी है ना, जैसे जैसे मैं ऊपर स्ट्रेस बढ़ाता जा रहा हूँ, देखो स्ट्रेस की वैल्यू पहले कम, स्ट्रेस की वैल्यू पहले कम, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। तो ऐसी ऐसे कौन बढ़ रहा है? ऐसी ऐसी बढ़ता जा रहा है स्ट्रेन। यानी जैसे जैसे कौन बढ़ा रहे हो? स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे कौन बढ़ता जा रहा है? स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक पॉइंट आप देखोगे, एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा। इस पॉइंट के बाद ये कर्व जो है ना आपका टिल्ट होता जा रहा है। अच्छा जी, अब ज़रा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखिएगा। मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बात कर रहा था। आप देखो ये जो ग्राफ था ना स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ये ग्राफ आपका ग्राफ देखो आपका स्ट्रेट लाइन था। एक पॉइंट के बाद जाके ग्राफ जो है ना आपका कर्व हो गया। यानी एक पॉइंट तक ये स्ट्रेट जा रहा था और एक पॉइंट पे जाने के बाद वो क्या हो गया? कर्व हो गया। तो आपका ग्राफ जिस पॉइंट तक स्ट्रेट रहेगा, आपका ग्राफ जिस पॉइंट तक क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा, उस पॉइंट को आप बोलोगे इलास्टिक लिमिट। क्या बोला भाई मैंने आपसे? मैंने आपसे ये बोला भाई, जिस पॉइंट तक आपका ग्राफ जो क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा, उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? इलास्टिक लिमिट। क्या ये बात समझ में आती है आपको? किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। मैंने क्या बोला आपको भाई? अगर आप ग्राफ बनाते हो किस किस का, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ की आपको लाइन नज़र आ रही है स्ट्रेट लाइन, तो ये ग्राफ जहाँ तक स्ट्रेट रहेगा उस पॉइंट को आप बोलोगे इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद आप देख रहे हो कि ग्राफ आपका आहिस्ता आहिस्ता कर्व हो रहा है। सही है। अच्छा, कर्व होने के बाद आपका ग्राफ एक पॉइंट पे जाके रुक गया। भाई आपका ग्राफ एक पॉइंट पे जाके रुक गया। अब ये पॉइंट किसको शो कर रहा है? देखो मेरे पास एक सिलेंडर था। इस सिलेंडर पे आपने फोर्स लगाई, आपने लेफ्ट से भी फोर्स लगाई, राइट से भी फोर्स लगाई, फोर्स लगाते गए, ये लेंथ बढ़ता गया, इसका साइज़ बढ़ता गया, ये लंबा होता गया, साइज़ बढ़ता रहा। एक वक्त आया ये ब्रेक हो गया। भाई ये होता है ना, रबर बैंड के साथ खेल रहे हैं, रबर बैंड को खींचे जा रहे, लंबा हुए जा रहे, एक वक्त आ रहा है वो टूट गया। सही है। जिस पॉइंट पे टूट गया, जहाँ पे आपका पॉइंट ख़त्म हो गया, मतलब आपका जो मेटल था वो टूट गया, जहाँ पे ग्राफ ख़त्म हो गया, जहाँ क्रॉस नज़र आ रहा है, तो ये पॉइंट कहलाता है मेरे पास फ्रैक्चर पॉइंट। जहाँ पे टूट जाए उस पॉइंट को आप बोलोगे कौन सा पॉइंट? फ्रैक्चर पॉइंट। तो दो पॉइंट मैंने आपको समझाया, एक मैंने आपको बताया इलास्टिक लिमिट, एक मैंने आपको बताया फ्रैक्चर पॉइंट। तो इलास्टिक लिमिट था कि सर वो पॉइंट जहाँ तक आपका ग्राफ स्ट्रेट रहेगा उसको बोलोगे इलास्टिक लिमिट, और वो पॉइंट जहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, जहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, इसको लिख के भी दिखा देना आपको थोड़ा सा।
ओके, 2 पॉइंट्स के बारे में मैंने आपके सामने लिख दिया। अच्छा, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहलाता है? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दो चीज़ों का रेशियो होता है। लिख के दिखा देते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये की पॉइंट है, ये भी मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जो बातें रह गई उसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। अच्छा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर देखो, इसके अंदर का जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अगर आप गौर से देखो, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर अगर आप देखो, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको नज़र आ रहा है, इस कर्व के अंदर जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जगह जो इसने घेरी हुई है, आप देखो ये जो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो एरिया घेर रहा है, जो जगह घेर रहा है, ये एरिया क्या कहलाता है? तो इस एरिया का ज़रा नाम देखना, ये एरिया मेरा पास कहलाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। आप में से एक दो स्टूडेंट्स ने मुझसे चैप्टर नंबर 1 में मुझसे पूछा था सर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है। नाम तो शायद मुझे नहीं याद किसने मुझसे पूछा था, लेकिन पूछा मुझसे ज़रूर था, तो मैं आपको अब बता रहा हूँ मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है। ज़रा देखो, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसके अंडर जो एरिया है, इसके अंडर जो भी एरिया आ रहा है, जो भी एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ये इसकी वैल्यू कहलाती है किसकी? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की। तो आज के बाद से अगर कोई बोले ना भाई मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को तो ज़रा बताना, तो आप बोलेंगे सर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है वो एरिया जो कहाँ आ रहा है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, एरिया अंडर द कर्व लिख लो या एनर्जी स्टोर्ड लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड, यहाँ से भी कंटिन्यू कर लो, एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी स्टोर होगी उसको आप क्या बोलते हो? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हो। क्या मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस थोड़ा सा क्लियर है आपको? कोई सवाल अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा जी, मैंने आपको बताया मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बताया। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के बाद जो अगला पार्ट है मेरे पास, वो अगला पार्ट जल्दी से देखते हैं ताकि अपने लेक्चर को आज के कंप्लीट करें। अच्छा, अब देखो, ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा था ना, इस कर्व को अगर आप गौर से देखो, अब ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया सिर्फ इलास्टिक लिमिट का नहीं आ रहा। अब अगर गौर से देखो तो ये एरिया सिर्फ इलास्टिक लिमिट का नहीं आ रहा, बल्कि पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का आ रहा है। क्या मैं बात अपनी सही समझा पा रहा हूँ? आप अगर तमाम लोग देखो, अब ये जो एरिया आ रहा है, क्या ये सिर्फ इलास्टिक लिमिट का आ रहा है या पूरे कर्व का आ रहा है? आप बोलेंगे सर अरे सर ये जो एरिया आ रहा है ना, ये एरिया तो पूरे कर्व का आ रहा है। तो अगर पूरे कर्व का एरिया लो तो वो एरिया कहलाता है मेरे पास क्या? मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो नाम देख लो आप क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ टफनेस। यानी इलास्टिक लिमिट तक अगर लोगे तो वो कहलाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, और अगर पूरा लोगे, पूरा एरिया अंडर द कर्व लोगे तो उसको बोलोगे मॉडुलस ऑफ टफनेस। इसको भी ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं लिख के दिखाऊँ आपको, एनर्जी स्टोर्ड बाय वोल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इस तरीके से लिख लो। तो इसको भी आप बोल सकते हो क्या? मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो यहाँ तक कि मैंने बात करी आपसे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ टफनेस। इसके एमसीक्यू